जय हिंद, वंदे मातरम। मैं ऋतुराज सिंह पुनः आपके बीच क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री एनसीईआरटी यूनिट 7 चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक फर्स्ट प्लस सेकेंड के अगले टॉपिक को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। ये जितने भी टॉपिक मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूं सभी सिलेक्टेड है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। समय के अभाव को देखते हुए मैं आपके बीच विषय बिंदु को लेकर उपस्थित हो रहा हूं। और आज का हमारा प्रकरण है, आज का हमारा टॉपिक है फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल क्या है ना। फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों के नाम, संरचना, सूत्र, उसका ऑक्सीकरण अवस्था आज हम देखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ऑक्सी अम्लों को सिखाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखें। एक बार ऑक्सी अम्लों को सीखने के बाद दोबारा आपको इनको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कभी भी आपको इनसे डर नहीं लगेगा कि किस प्रकार से संरचना बनाए, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कहां हाइड्रोजन जोड़ेंगे, कहां ऑक्सीजन जोड़ेंगे, किसके साथ फास्फोरस जुड़ेगा। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सी अम्ल जो होता है ये होता क्या है। जो ऑक्सी अम्ल होता है इसमें जो ऑक्सी है, ऑक्सी का मतलब हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, कहीं ना कहीं ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, और जो अम्ल होता है उस अम्ल का मतलब हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखो मैं बता रहा हूं आज आप फास्फोरस का ऑक्सी अम्ल, लेकिन यहां पर उससे पहले ऑक्सी अम्ल की बात अगर मैं करूं, क्योंकि आपके पास पता होना चाहिए नॉलेज में कि ऑक्सी का मतलब और अम्ल का मतलब क्या। ऑक्सी का मतलब हो गया सीधा सा ऑक्सीजन से और अम्ल का मतलब हो गया हाइड्रोजन से। तो सीधी सी बात यहां से क्लियर हो चुकी है कि जहां ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, अर्थात जहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े हो और जुड़कर जो भी अम्ल तैयार करते हैं उसको ऑक्सी अम्ल कहा जाता है। मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, वो ऑक्सी अम्ल कहलाता है। लेकिन जहां इसके साथ में अगर क्या फास्फोरस भी जुड़ा हो, मतलब इसके साथ में पी भी जुड़ा हो, पी यानी क्या होता है फास्फोरस। जब हाइड्रोजन के साथ फास्फोरस और ऑक्सीजन जुड़ा हो, अर्थात जब फास्फोरस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है तो उसको फास्फोरस का ऑक्सी अम्ल कहा जाता है। और आज हम वही पढ़ेंगे, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। आज हम पढ़ेंगे फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। दो बातें आपको क्लियर हो चुकी है। फास्फोरस जिसका सिंबल पी होता है, जो समूह 15 का तत्व होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नाना पापा असलम सब बीमार, समूह 15। समूह 15 जो होता है ये नाइट्रोजन फैमिली है, निकोजन कहलाती है, जिसका अर्थ होता है दम घोटने वाला, है ना। अब इसमें जो ऑक्सी था, ऑक्सी का मतलब आपको बताया मैंने, ऑक्सीजन, और अम्ल का मतलब बताया हाइड्रोजन। अर्थात जहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और फास्फोरस तीनों जुड़े हो, तीनों मिले, उसको फास्फोरस का ऑक्सी अम्ल कहा जाता है। अब जो फास्फोरस के ऊपर अगर अपन बात करें कि फास्फोरस जो है ये समूह 15 का तत्व है, समूह 15 का तत्व है। और समूह 15 के तत्व के कारण अब फास्फोरस की अगर मैं बात, समूह 15 में कौन कौन तत्व होते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इस प्रकार से। समूह 15 जो होता है इसको नाइट्रोजन परिवार कहा जाता है, नाइट्रोजन परिवार। दम घोटने वाला परिवार है ये, जिसको निकोजन्स भी कह सकते हैं। अगर हम फास्फोरस की बात करें, जो फास्फोरस होता है, इस फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर है, जो एटॉमिक नंबर है वो भी 15 होता है। 15 इसका परमाणु क्रमांक होता है। अगर मैं बात करूं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर मैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो इसका, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकलेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फास्फोरस का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। क्यों? 2 2 4 6 4 10 10 2 12 और 12 और 3 15। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पर अंतिम ऊर्जा स्तर कोश, द्वितीय ऊर्जा स्तर कोश और बाह्य ऊर्जा स्तर कोश, मतलब ये हो गया प्रथम ऊर्जा स्तर कोश, ये हो गया द्वितीय ऊर्जा स्तर कोश और ये हो गया तृतीय ऊर्जा स्तर कोश। ठीक है,
इस प्रकार थोड़ा समझने का प्रयास करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में प्रवेश कर रहा है, पी कक्षक, मतलब पी ब्लॉक का तत्व है ये, एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक तो है। लेकिन यहां पर शर्त ये है कि जब ऑक्सीजन अम्लों की संरचना हम तैयार करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस को अलग अलग करेंगे, तो उस कंडीशन में कितने बॉन्डिंग के साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और फास्फोरस को जोड़ना है, मतलब कितने बंध के साथ, तो बंध कितने होने चाहिए, तो वो बंध होने चाहिए जो अंतिम कक्षा है, जो अंतिम संयोजी कोश है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो युग्मित हो चाहे अयुग्मित हो, उतने ही बंध के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस को आपको जोड़ना है। यहाँ पर जो प्रथम ऊर्जा स्तर कोश है 1s2, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है। जो द्वितीय ऊर्जा स्तर कोश है इसमें 1s2 2p6 है, मतलब 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरी कक्षा में दो से डायरेक्ट 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं, तीसरी कक्षा में 3s2 3p3 है, तो 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं, 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। ये जो अंतिम ऊर्जा स्तर कोश है इसको अंतिम कक्ष या अंतिम ऊर्जा स्तर कोश कहा जाता है, इसको अंतिम ऊर्जा स्तर कहा जाता है, इसको अंतिम कक्ष या अंतिम ऊर्जा स्तर कोश, अंतिम ऊर्जा स्तर कोश हम कह सकते हैं। और बस अंतिम ऊर्जा स्तर कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो युग्मित हो चाहे अयुग्मित हो, अगर इसके वैलेंसी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस प्रकार से देखूं, तो जो एस ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2, जो पी ऑर्बिटल होता है इसमें 3 कक्षक होते हैं इस प्रकार से, और इलेक्ट्रॉन की बात करें 1 2 और 3 है, तो 1 2 और 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसकी वैलेंसी हो गई 3। लेकिन यहाँ पर मैंने कंडीशन बताई कि बस इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए, उनकी जो संख्या होगी उन संख्या के आधार पर इतने बंध के साथ ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस के साथ जुड़ेगा। अब यहाँ पर ये हो गई इसकी बात, नाइट्रोजन परिवार के फास्फोरस की बात। अब बात करते हैं अपन इसके 3 नियम। ऑक्सी अम्ल जब भी बनाएंगे, जब भी चाहे सल्फर का ऑक्सी अम्ल होगा, चाहे फास्फोरस का ऑक्सी अम्ल होगा, चाहे क्लोरीन का ऑक्सी अम्ल होगा, तो एक तो ऑक्सीकरण अवस्था अपने को पता होना चाहिए किस प्रकार से निकाली जाती है। साथ ही साथ कुछ 3 नियम, 3 बातें हैं मुख्य रूप से, जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, जो इंपॉर्टेंट 3 बिंदु है उसको आप ध्यान में रखें। देखो, पहली कंडीशन तो ये है, पहली बात ये है फर्स्ट, कि जो हाइड्रोजन होता है, इस हाइड्रोजन पर वैलेंसी जो होता है +1 होता है, मतलब सीधी सी बात करें, जब भी हाइड्रोजन जुड़ेगा वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड के साथ नहीं जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा, है ना, एकल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा। उसके बाद हम बात करें सेकेंड स्टेप में, ऑक्सीजन जिसकी वैलेंसी -2 होती है, अर्थात जब भी ऑक्सीजन किसी तत्व के साथ जुड़ेगा, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, तो जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगा किसी के साथ तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होती है वो -2 होती है, अर्थात ये जब भी जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड के साथ कभी भी ऑक्सीजन नहीं जुड़ता है। नेक्स्ट, तीसरी स्टेप में इसकी जो बात है वो ये है कि OH समूह मतलब हाइड्रोक्सिल आयन, जिसकी वैलेंसी -1 होती है, जिसको हाइड्रोक्सिल आयन कहा जाता है ना, तो ये जब भी जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, अर्थात मतलब 3 बातें तो आपको ये फॉलो करनी है जब भी ऑक्सी अम्ल हम तैयार करेंगे तब। और लास्ट कंडीशन ये है कि उसके अंतिम ऊर्जा स्तर कोश में, अंतिम ऊर्जा स्तर कोश में, संयोजी कोश में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन वो युग्मित हो चाहे अयुग्मित हो, बस उनकी जो संख्या होगी उसके बंध के अनुसार तुमको फास्फोरस को जोड़ना है, उसमें ऑक्सीजन को जोड़ना है और हाइड्रोजन को जोड़ना है। चलिए अब एक अम्ल देखते हैं हम, फास्फोरस का ऑक्सी अम्ल, मतलब जहां फास्फोरस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ा होता है। पहला अम्ल है, ये अम्ल है फास्फोरस का ऑक्सी अम्ल फर्स्ट, H3PO2, जिसको हाइपोफास्फोरस अम्ल कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका सूत्र। अब इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हाइपोफास्फोरस अम्ल, हाइपोफास्फोरस अम्ल। H3PO2 हाइपोफास्फोरस अम्ल होता है। अगर मैं इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करूं, ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे, तो ऑक्सीकरण अवस्था H3PO2 अर्थात हाइपोफास्फोरस अम्ल की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। अब बेटा जिसका अपने को निकालना है ऑक्सीकरण अवस्था,
उसको मानेंगे x। यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु है P यानी फास्फोरस, इसको मान लिया जाएगा x। अब x इसको मानेंगे और ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो देखिएगा यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, और इनटू किसका होगा, इसकी वैलेंसी का होगा। कितनी वैलेंसी होती है, +1 होती है, ठीक है, +1। फास्फोरस जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु, जिसको मानेंगे हम x, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, इंटू करेंगे इसमें इसकी वैलेंसी का, कितनी वैलेंसी होती है, -2 इक्वल 0। यहाँ पर 3 × 3 प्लस x प्लस 2 दूना 4 माइनस का 4 इक्वल 0, ठीक है। 3 प्लस x प्लस माइनस 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 का 4 इक्वल 0, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 1 इक्वल 0, x इक्वल टू प्लस का 1, ठीक है। तो ये हो गई इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। तो H3PO2 अर्थात हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो ऑक्सीकरण अंक जो है वो प्लस का 1 होता है। अब बात करते हैं इसकी संरचना की। बेटा संरचना का मतलब ये होता है, स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि इसमें जो हाइड्रोजन है, फास्फोरस है और ऑक्सीजन है, इन सभी को अलग अलग करना। अब यहाँ पर देखो संरचना में अपने को ये देखना है कि 5 बंध के अनुसार ही तुमको फास्फोरस भी जोड़ना है, तुमको ऑक्सीजन भी जोड़ना है और हाइड्रोजन भी जोड़ना है। और साथ ही साथ तुमको ये ध्यान रखना कि जब भी हाइड्रोजन आप फास्फोरस के साथ जोड़ो तो सिंगल बॉन्ड के साथ ही जुड़ेगा, जब भी आप ऑक्सीजन को जोड़ो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, और जब भी OH सम को जोड़ो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। ये नियम भी इसमें फॉलो करना है। और साथ में अंतिम कोश संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन के अनुसार उतने बंध के अनुसार इनको जोड़ना भी है। संरचना देखिए, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है बेटा, H3PO2। यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु फास्फोरस है, फास्फोरस हो गया केंद्रीय धातु परमाणु, है ना। क्या हो गया, केंद्रीय धातु परमाणु हो गया फास्फोरस, फास्फोरस हो गया केंद्रीय धातु परमाणु। अब इसके साथ डबल बॉन्ड करके 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन मैंने यहां जोड़ दिया। उसके बाद हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 1 2 3 3 हाइड्रोजन मैंने इस प्रकार से जोड़ दिए, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब ध्यान रखें आप लोग, बंध को काउंट कर ले पहले, 2 2 4 और 1 5 हो गया है, 1 2 3 4 5 बंध कंप्लीट हो चुके हैं। अगर मैं ऑक्सीजन को यहां शर्त के अनुसार देखूं कि डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, और अगर मैं डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन को जोड़ देता हूं तो बंध की संख्या 5 से बढ़कर 7 हो जाती है। मतलब सीधी सी बात है, ये हमारा नियम फिर यहां काम करना बंद कर देता है। तो इस कंडीशन में फिर अपने को क्या देखना है, इस नियम में एक चीज और है, OH समूह मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन का ग्रुप बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर H3 1 2 3 3 हाइड्रोजन हो गए, फास्फोरस केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया, ये कंडीशन भी पूरी हो गई। उसके बाद 1 ऑक्सीजन बचा था, किसी भी H के साथ जोड़ दो, ये इसकी संरचना तैयार हो गई। नेक्स्ट अगला नियम देखें, अगला जो है सेकंड है H3PO3 फास्फोरस अम्ल है ये, ठीक है। H3PO3 जिसको फास्फोरस अम्ल कहा जाता है, फास्फोरस अम्ल होता है ये बेटा, जिसको फास्फोरस अम्ल कहा जाता है, जिसका जो फार्मूला होता है वो होता है H3PO3 अर्थात 3 हाइड्रोजन फास्फोरस के साथ तथा 3 ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ में जुड़े होते हैं। अब जब इसका ऑक्सीकरण अवस्था हम निकालेंगे तो वो देखिए आप लोग किस प्रकार से, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, 3 इंटू कितना होगा इसका वैलेंसी 1, 3 का इसमें गुणा होगा, केंद्रीय धातु परमाणु फास्फोरस है, उसको मानेंगे हम क्या बेटा, उसको मानेंगे x प्लस कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, इंटू किसका करेंगे, इसकी वैलेंसी का करेंगे, कितना होता है -2 होता है, -2 से इसको जो है इंटू करेंगे इक्वल 0, 3 प्लस x प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर अगर ब्रैकेट में रखें तो 3 दूना 6 माइनस का 6 इक्वल 0 होता है, 3 प्लस x प्लस माइनस माइनस 6 इक्वल 0, प्लस माइनस 6 माइनस 3 अर्थात x माइनस 3 इक्वल 0, x इज इक्वल टू प्लस का 3 आ रहा है। यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा, प्लस का 3 आ रहा है। अब हम इसकी संरचना की बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन को फास्फोरस के साथ सिर्फ 5 बंध के अनुसार अपने को जोड़ना है। तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या हो गया, फास्फोरस हो गया केंद्रीय धातु परमाणु, कितना यहाँ पर सूत्र लिख देता हूं, H3PO3, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, सबसे पहले 3 हाइड्रोजन को मैंने जोड़ दिया इस प्रकार से, एकल बंध के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ में जोड़ दिया, 1 2 3, डबल बॉन्ड के साथ मैंने एक ऑक्सीजन को जोड़ दिया। अब यहाँ पर बंध काउंट अगर मैं करूं तो 2 3 और 4 और 1 5 बंध कंप्लीट हो चुके हैं। अगर ऑक्सीजन मेरे पास 2 बचे हुए हैं, अगर मैं डबल बॉन्ड के साथ में एक ऑक्सीजन को और इस प्रकार जोड़ता हूं
तो बंधों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, 2 4 6 8 और एक 9 हो जाएगा, जो कि गलत होगा, नियम को फॉलो नहीं करेगा। तो इसलिए अपने को डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन को नहीं जोड़ना है। हम ऑक्सीजन जो बाकी बचा हुआ है उसको कहां कर सकते हैं, प्रत्येक एच के साथ जोड़ सकते हैं, जितने ऑक्सीजन बचे उसको वहां रख देंगे। तो इसकी संरचना हो गई, ऑक्सीजन 1 2 3 कंप्लीट हो गया, फास्फोरस केंद्रीय धातु परमाणु हो गया और हाइड्रोजन 3 हो गए। इस प्रकार से 2 ऑक्सी अम्ल हो गए। अब हम तीसरे का देखेंगे। देखो अब फोर्थ वाला देखेंगे, H3PO4, जिसको आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कहा जाता है, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कहा जाता है। इसका ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे। सबसे पहले H3PO4 का ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे। बेटा समझ जाना, बोर्ड परीक्षा में लगातार फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन का लगातार 5-5 अंकों में क्वेश्चन बना है 2014 के बाद से। इस बार ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 3 अंक का क्वेश्चन पी ब्लॉक फर्स्ट और सेकंड से आ रहा है। तो कहने के 3 ऑक्सी अम्लों के नाम संरचना सूत्र सहित पूछा जा सकता है। आप लोग अच्छे समझे, आप वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। आप कभी भी ऑक्सी अम्लों को रटना नहीं पड़ेगा आपको, मतलब आसानी से ऑक्सी अम्ल आप कर पाओगे। केमिस्ट्री को समझना है, रटना नहीं है। रटी हुई चीजें कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक आपके माइंड से चली जाएगी, लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया है बेटा, तो जीवन भर आप लोग कभी भी फास्फोरस अम्लों को नहीं भूल पाओगे। आसानी से तुम रिंग बना पाओगे, संरचना बना पाओगे, ऑक्सीजन अवस्था निकाल पाओगे, ठीक है, और फार्मूला और आपको नाम सूत्र पता होगा। यहाँ पर H3PO4 है, जिसको आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कहा जाता है। इसका ऑक्सीजन अवस्था अगर हम देखें तो H3PO4 जो है इसको आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कहा जाता है। अब इसका जो है ऑक्सीजन अवस्था देखिए कैसे होगा। कितने हाइड्रोजन है बेटा, 3 हाइड्रोजन है, इंटू होगा इसके वैलेंसी का, +1 इसकी वैलेंसी होती है। फास्फोरस को X मान लिया, केंद्रीय धातु परमाणु है, प्लस ऑक्सीजन होता है 4, इंटू करेंगे इसका वैलेंसी का -2 = 0, ठीक है। 3 × 3 प्लस x प्लस 4 × 2 = 8 माइनस का 8 = 0, 3 प्लस x प्लस माइनस माइनस 8 = 0, प्लस माइनस माइनस 8 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, x - 5 = 0, x = +5। मतलब इसकी तो ऑक्सीजन अवस्था भी करेक्ट आई है। जितने बंध के अनुसार हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस को जोड़ना है उतने ही यहाँ पर ऑक्सीजन अवस्था इसकी निकल के आई। अब देखिए केंद्रीय धातु परमाणु क्या है बेटा, इसकी संरचना की बात करूं मैं, संरचना की अगर मैं बात करूं तो H3PO4 केंद्रीय धातु परमाणु क्या है मेरे पास, फास्फोरस केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। फास्फोरस क्या हो गया बेटा, केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, जिसके साथ अपने क्या करना है, 3 हाइड्रोजन को जोड़ना है और 4 ऑक्सीजन को जोड़ना है। तो डबल बॉन्ड के साथ सबसे पहले मैंने एक ऑक्सीजन को जोड़ दिया, अब 3 हाइड्रोजन को मैंने इस प्रकार जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड के साथ 1 2 और 3। चूंकि क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन अगर हम बात करें इसकी जो वैलेंसी होती है वो हमेशा +1 होती है, और हाइड्रोजन जब भी जुड़ेगा वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। अब रही बात ऑक्सीजन की, तो एक ऑक्सीजन मैंने यहां जोड़ा है और 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से जोड़ दिए हैं। अब बंध की अगर संरचना की बात करें तो बंध हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 2 2 4 और 1 5। अगर मैं डबल बॉन्ड के साथ में 2 ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ता भी हूं तो भी मेरा संरचना गड़बड़ हो जाता है, नियम हमारा गलत हो जाएगा। अब ये ऐसे नहीं होगा। सीधी सी बात करें कि जब भी ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बचता है तो प्रत्येक एच के साथ ऑक्सीजन आप रख सकते हो, एच समूह बना सकते हो। तो 1 2 3 और 4 ऑक्सीजन हो गए, फास्फोरस केंद्रीय धातु परमाणु हो गया और हाइड्रोजन 1 2 3 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से संरचना तैयार हो गई। अगला नेक्स्ट है, बस 4 ऑक्सी अम्लों के नाम आपको इस साल के लिए कंप्लीट करना है। चौथा जो ऑक्सी अम्ल है वो चौथा ऑक्सी अम्ल होगा, चौथा है HPO3, जिसको मेटा फास्फोरिक अम्ल कहा जाता है, जिसको मेटा फास्फोरिक अम्ल कहा जाता है, जिसको मेटा फास्फोरिक अम्ल कहा जाता है। अब इसकी ऑक्सीजन अवस्था की अगर मैं बात करूं तो कितने हाइड्रोजन है बेटा, 1 हाइड्रोजन है, प्लस इसकी वैलेंसी 1 होती है, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस फास्फोरस X प्लस ऑक्सीजन 3 इंटू माइनस होगा इसका वैलेंसी का -2 होता है, प्लस x प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 = 0, x - 5 = 0, x = +5। मतलब सीधी सी बात है, इसका ऑक्सीजन अवस्था भी 5 आएगा प्लस का। अब अपने को 3 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन और फास्फोरस को जोड़ना है। तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या हो गया, फास्फोरस हो गया। कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, और कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो डबल बॉन्ड के साथ में 1 ऑक्सीजन को जोड़ दिया, 2 ऑक्सीजन बाकी है, फिर डबल बॉन्ड के साथ 1 ऑक्सीजन और जोड़ दिया, अब 1 और बाकी है, सिंगल बॉन्ड के साथ 1 हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो 2 2 4 और 5 बंद कंप्लीट हो गए, बचा 1 ऑक्सीजन है, इसके साथ 1 ऑक्सीजन जोड़ दिया, ये इसकी संरचना हो गई।
चलिए, आप लोगों को आसानी से वीडियो में मैंने फास्फोरस ऑक्सी अम्लों को समझाया, ऑक्सी अम्ल क्या होता है, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल क्या होता है, और संरचना ऑक्सीजन अवस्था आप लोग निकालना सीख गए होंगे। इतनी बारीकी से मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोग पहले से मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को देखते रहें अंत तक और लगातार जो है अपने साथियों तक इन वीडियो को शेयर करें, प्रेषित करें, ताकि वो बच्चे भी केमिस्ट्री को सीख पाए, समझ पाए और उनका पेपर भी वो अच्छे से कर पाए। बोर्ड परीक्षा जो है हमारे नजदीक आ चुकी है। और जो आप नए जुड़े हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लगातार जितनी भी अपडेट्स है वो आप सूचना है प्रेषित कर पाऊं। और साथ ही साथ केमिस्ट्री जो है आपको समझना है तो लगातार मेरे वीडियो को विजिट करते रहे और वीडियो को अंत तक देखें। जय हिंद, वंदे मातरम।